वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ। अध्याय 9 में पृथ्वी के धरातल पर तापमान का सामान्य वितरण वर्णित है। वायु गर्म होने पर फैलती है और ठंडी होने पर सिकुड़ती है। इससे वायुमंडल दाब में भिन्नता आती है। इसके परिणामस्वरूप वायु गतिमान होकर अधिक दाब वाले क्षेत्रों से न्यून दाब वाले क्षेत्रों पर प्रवाहित होती है। आप जानते हैं कि क्षैतिज गतिमान वायु ही पवन है। वायुमंडलीय दाब यह भी निर्धारित करता है कि कब वायु ऊपर उठेगी और वह कब नीचे बैठेगी। पवनें पृथ्वी पर तापमान व आर्द्रता का पुनर्वितरण करती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी का तापमान स्थिर बना रहता है। ऊपर उठती हुई आर्द्र वायु का तापमान कम होता जाता है, बादल बनते हैं और वर्षा होती है। इस अध्याय में वायुमंडलीय दाब भिन्नता के कारणों, वायुमंडलीय परिसंचरण संबंधी बल, वायु विक्षोभ, वायु राशियों का बनना, वायु राशियों के मिश्रण से मौसम संबंधी विक्षोभ व उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विवरण सम्मिलित हैं। वायुमंडलीय दाब। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर भी वायु दाब से प्रभावित होता है? जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई पर चढ़ते हैं, वायु विरल होती जाती है और सांस लेने में कठिनाई होती है। मध्य समुद्र तल से वायुमंडल की अंतिम सीमा तक एक इकाई क्षेत्रफल के वायु स्तंभ के भार को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायु दाब को मापने की इकाई मिलीबार है। समुद्र तल पर औसत वायुमंडलीय दाब 1013.2 मिलीबार होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धरातल के निकट वायु सघन होती है और इसी कारण वायुदाब अधिक होता है। वायुदाब को मापने के लिए पारद वायुदाब मापी, मरकरी बैरोमीटर अथवा निद्रव बैरोमीटर, एंड्रॉयड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इन उपकरणों के विषय में जानने हेतु भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 NCERT 2006 देखें। वायुदाब ऊंचाई के साथ घटता है। ऊंचाई पर वायुदाब भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और ये विभिन्नता ही वायु में गति का मुख्य कारण है, अर्थात पवनें उच्च वायुदाब क्षेत्रों से कम वायुदाब क्षेत्रों की तरफ चलती हैं। वायुदाब में ऊर्ध्वाधर भिन्नता। वायुमंडल के निचले भाग में वायुदाब ऊंचाई के साथ तीव्रता से घटता है। ये ह्रास दर प्रत्येक 10 मीटर की ऊंचाई पर 1 मिलीबार होता है। वायुदाब सदैव एक ही दर से नहीं घटता। सारणी 10.1 निश्चित ऊंचाई पर वायुमंडल में औसत वायुदाब और तापमान को प्रस्तुत करती है। ऊर्ध्वाधर दाब प्रवणता क्षैतिज दाब प्रवणता की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इसकी विपरीत दिशा में कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से ये संतुलित हो जाती है। अतः ऊर्ध्वाधर पवनें अधिक शक्तिशाली नहीं होती। वायुदाब का क्षैतिज वितरण। पवनों की दिशा व वेग के संदर्भ में वायुदाब में अल्प अंतर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वायुदाब के क्षैतिज वितरण का अध्ययन समान अंतराल पर खींची गई समदाब रेखाओं द्वारा किया जाता है। समदाब रेखाएं वे रेखाएं हैं जो समुद्र तल से एक समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाती हैं। दाब पर ऊंचाई के प्रभाव को दूर करने और तुलनात्मक बनाने के लिए वायुदाब मापने के बाद इसे समुद्र तल के स्तर पर घटा लिया जाता है। समुद्र तल पर वायुदाब में वितरण मौसम मानचित्रों में दिखाया जाता है। चित्र 10.1 विभिन्न वायुदाब परिस्थितियों में समदाब रेखाओं की आकृति दर्शाता है। निम्न दाब प्रणाली एक या अधिक समदाब रेखाओं से घिरी होती है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। उच्च वायुदाब प्रणाली में भी एक या अधिक समदाब रेखाएं होती हैं, जिनके केंद्र में उच्चतम वायुदाब होता है। समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण। जनवरी व जुलाई महीने का समुद्र तल से वायुदाब का विश्व वितरण चित्र 10.2 व 10.3 में दर्शाया गया है। विषुवत के निकट वायुदाब कम होता है और इसे विषुवतीय निम्न अवदाब या इक्वेटोरियल लो के नाम से जाना जाता है। 30 डिग्री उत्तरी व 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के साथ उच्च दाब क्षेत्र पाए जाते हैं, जिन्हें उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहा जाता है। पुनः ध्रुवों की तरफ 60 डिग्री उत्तरी व 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर निम्न दाब पेटियाँ हैं, जिन्हें अधोध्रुवीय निम्न दाब पेटियाँ कहते हैं। ध्रुवों के निकट वायुदाब अधिक होता है और इसे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी कहते हैं। ये वायुदाब पट्टियाँ स्थायी नहीं हैं। सूर्य किरणों के विस्थापन के साथ ये पट्टियाँ विस्थापित होती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में ये पट्टियाँ दक्षिण की ओर तथा ग्रीष्म ऋतु में ये उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। पवनों की दिशा व वेग को प्रभावित करने वाले बल। आप ये जानते ही हैं कि वायुमंडलीय दाब में भिन्नता के कारण वायु गतिमान होती है।
इस क्षैतिज गतिज वायु को पवन कहते हैं। पवन उच्च दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होती है। भूतल पर धरातलीय विषमताओं के कारण घर्षण पैदा होता है, जो पवनों की गति को प्रभावित करता है। इसके साथ पृथ्वी का घूर्णन भी पवनों के वेग को प्रभावित करता है। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा लगने वाले बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें 3 संयुक्त प्रभावों का परिणाम है: दाब प्रवणता प्रभाव, घर्षण बल तथा कोरियोलिस बल। इसके अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण बल पवनों को नीचे प्रवाहित करता है। दाब प्रवणता बल वायुमंडल दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर प्रवणता है। जहाँ समदाब रेखाएं पास पास हों वहाँ दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाओं के दूर होने से दाब प्रवणता कम होती है। घर्षण बल ये पवनों की गति को प्रभावित करता है। धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। समुद्र सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। कोरियोलिस बल पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। सन 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसका विवरण प्रस्तुत किया और इसी पर इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है। इस प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिण गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जब पवनों का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण से भी अधिक होता है। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक और विषुववृत्त पर अनुपस्थित होता है। कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है। दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। इन दो बलों के एक दूसरे से समकोण पर होने के कारण निम्न दाब क्षेत्रों में पवनें इसी के इर्द गिर्द बहती हैं। विषुववृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होता है और पवनें समदाब रेखाओं के समकोण पर बहती हैं। अतः निम्न दाब क्षेत्र और अधिक गहन होने के बजाय पूरित हो जाता है। यही कारण है कि विषुववृत्त के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते। वायुदाब व पवनें पवनों का वेग व उनकी दिशा पवनों को उत्पन्न करने वाले बलों का परिणाम है। पृथ्वी की सतह से 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी वायुमंडल में पवनें धरातलीय घर्षण के प्रभाव से मुक्त होती हैं और मुख्यतः दाब प्रवणता तथा कोरियोलिस बल से नियंत्रित होती हैं। जब समदाब रेखाएं सीधी हों और घर्षण का प्रभाव न हो तो दाब प्रवणता बल कोरियोलिस बल से संतुलित हो जाता है और फलस्वरूप पवनें समदाब रेखाओं के समानांतर बहती हैं। ये पवनें भूविक्षेपी अर्थात जियोस्ट्रॉफिक पवनों के नाम से जानी जाती हैं। निम्न दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। उच्च वायुदाब क्षेत्र के चारों तरफ ऐसा होना प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। इन प्रणालियों में पवनों की दिशा दोनों गोलार्धों में भिन्न होती है। पृथ्वी की सतह पर कई बार निम्न व उच्च दाब के चारों ओर पवनों का परिसंचरण ऊंचाई पर होने वाले वायु परिसंचरण से संबंधित ही होता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी। उच्च दाब क्षेत्र में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी। अभिसरण के अतिरिक्त वायु भ्रमिल रूप में संवहन धाराओं में पर्वतों के साथ साथ वाताग्र के सहारे ऊपर उठती है, जो बादल बनने व वर्षण के लिए आवश्यक है। वायु का सामान्य परिसंचरण। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर है: वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, वायुमंडल पट्टियों की उपस्थिति, वायुदाब पट्टियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन, महासागरों व महाद्वीपों का वितरण तथा पृथ्वी का घूर्णन। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्रारूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण भी कहा जाता है। ये वायुमंडलीय परिसंचरण महासागरीय जल को भी गतिमान करता है, जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। सामान्य परिसंचरण का एक क्रमिक विवरण चित्र 10.6 में प्रस्तुत है। उच्च सूर्यातप व निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। उष्णकटिबंधों से आने वाली पवनें निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं। अभिसरित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती है। ये क्षोभ मंडल के ऊपर
14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ती हैं और फिर ध्रुवों की तरफ प्रवाहित होती हैं। इसके परिणामस्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तर व 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोष्ण उच्च दाब बनाता है। अवतरण का एक कारण यह है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिण अक्षांश पर पहुंचती है तो ये ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती हैं। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रभावित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पर मिलती हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोस्ट या सेल कहते हैं। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोस्ट को हेडले कोस्ट कहा जाता है। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रवाहित होती ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधीय क्षेत्रों से आती हुई गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर ये पवनें पछुआ पवनों के नाम से जानी जाती हैं और ये कोस्ट फेरल कोस्ट के नाम से जाना जाते हैं। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवनों के रूप में प्रभावित होती हैं। इस कोस्ट को ध्रुवीय कोस्ट कहा जाता है। ये 3 कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतर सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण महासागरों को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल में वृहद पैमाने पर चलने वाली पवनें धीमी तथा अधिक गति की महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। महासागर वायु को ऊर्जा व जलवाष्प प्रदान करते हैं। ये अंतर संबंध महासागरों के विस्तृत क्षेत्रों पर अपेक्षाकृत धीमे होते हैं। मौसमी पवनों के प्रवाह के प्रारूप में विभिन्न मौसमों में बदलाव आता है। ये बदलाव अत्यधिक तापन, पवन व वायु दाब पट्टियों के विस्थापन आदि के कारण होता है। ऐसे विस्थापन का सबसे अधिक स्पष्ट प्रभाव विशेषकर दक्षिण पूर्व एशिया में मानसून पवनों के बदलाव में देखा जा सकता है। आप मानसून के विषय में विस्तार पूर्वक में पढ़ेंगे। सामान्य परिसंचरण प्रणाली से भिन्न अन्य स्थानीय विसंगतियां नीचे वर्णित हैं। स्थानीय पवनें भूतल के गर्म व ठंडे होने से भिन्नता तथा दैनिक व वार्षिक चक्रों के विकास से बहुत सी स्थानीय व क्षेत्रीय पवनें प्रभावित होती हैं। स्थल व समुद्र समीर जैसा कि पहले वर्णित है, ऊष्मा के अवशोषण तथा स्थानांतरण में स्थल व समुद्र में भिन्नता पाई जाती है। दिन के दौरान स्थल भाग समुद्र की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं, अतः स्थल पर हवाएं ऊपर उठती हैं और निम्न दाब क्षेत्र बनता है, जबकि समुद्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं और उन पर उच्च वायु दाब बनता है। इससे समुद्र से स्थल की ओर दाब प्रवणता उत्पन्न होती है और पवनें इस समुद्र से स्थल की तरफ समुद्र समीर के रूप में प्रवाहित होती हैं। रात में इसका एकदम विपरीत प्रक्रिया होती है। स्थल समुद्र की अपेक्षा जल्दी ठंडा होता है। दाब प्रवणता स्थल से समुद्र की तरफ होने पर स्थल समीर प्रवाहित होती है। पर्वत व घाटी पवनें दिन के दौरान पर्वतीय प्रदेशों में ढाल गर्म हो जाते हैं और वायु ढाल के साथ ऊपर उठती है और इस स्थान को भरने के लिए वायु घाटी से बहती है। इन पवनों को घाटी समीर कहते हैं। रात्रि के समय पर्वतीय ढाल से ठंडे हो जाते हैं और सघन वायु घाटी में नीचे उतरती है, जिसे पर्वतीय पवनें कहते हैं। उच्च पठारों व हिम क्षेत्रों से घाटी में बहने वाली ठंडी वायु को अवरोही या कैटाबैटिक पवनें कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के पवन विमुख ढालों पर एवं अन्य प्रकार की उष्ण पवनें प्रवाहित होती हैं। पर्वत श्रेणियों को पार करते हुए ये आर्द्र पवनें संघनित हो जाती हैं और वर्षण करती हैं। जब ये पवनें पवन विमुख ढालों पर नीचे उतरती हैं, तब ये शुष्क पवनें रुद्धोष्म एडियाबैटिक प्रक्रिया से गर्म हो जाती हैं। ये शुष्क हवाएं कम समय में बर्फ पिघला सकती हैं। वायु राशियाँ एयर मासेस जब वायु किसी समांगी क्षेत्र पर पर्याप्त लंबे समय तक रहती है तो ये उस क्षेत्र के गुणों को धारण कर लेती है। ये समांग क्षेत्र विस्तृत महासागरीय सतह या विस्तृत मैदानी भाग हो सकता है। तापमान तथा आर्द्रता संबंधी विशिष्ट गुणों वाली ये वायु राशि कहलाती है। इसे यूं भी परिभाषित किया जाता है, वायु का वह वृहद भाग जिसमें तापमान व आर्द्रता संबंधी क्षैतिज भिन्नताएं बहुत कम हैं।
वह समान धरातल जिन पर वायु राशियाँ बनती हैं उन्हें वायु राशियों का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। वायु राशियों को उनके उद्गम क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इनके 5 प्रमुख उद्गम क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय महासागर, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण मरुस्थल, उच्च अक्षांशीय अपेक्षाकृत ठंडे महासागर, उच्च अक्षांशीय अति शीत बर्फ आच्छादित महाद्वीपीय क्षेत्र, स्थायी रूप से बर्फ आच्छादित महाद्वीप अंटार्कटिक तथा आर्कटिक। इसी के आधार पर निम्न प्रकार की वायु राशियाँ पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय महासागरीय वायु राशि, उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय, ध्रुवीय महासागरीय, ध्रुवीय महाद्वीपीय, महाद्वीपीय आर्कटिक। उष्णकटिबंधीय वायु राशियाँ गर्म होती हैं तथा ध्रुवीय वायु राशियाँ ठंडी होती हैं। वाताग्र फ्रंट्स, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियाँ मिलती हैं तो उनके मध्य सीमा क्षेत्र को वाताग्र कहते हैं। वाताग्रों के बनने की प्रक्रिया को वाताग्र जनन फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं। वाताग्र 4 प्रकार के होते हैं: शीत वाताग्र, उष्ण वाताग्र और अचर वाताग्र। अधिविष्ट वाताग्र, जब वाताग्र स्थिर हो जाए तो इन्हें अचर वाताग्र कहा जाता है, अर्थात ऐसे वाताग्र जब कोई भी वायु ऊपर नहीं उठती। जब शीतल व भारी वायु आक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्र कहते हैं। यदि गर्म वायु राशियाँ आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ती हैं तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्र कहते हैं। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए तो ऐसे वाताग्र को अधिविष्ट वाताग्र कहते हैं। वाताग्र मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं और तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता इनकी विशेषता है। ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं, इसी कारण वायु ऊपर उठती है, बादल बनते हैं तथा वर्षा होती है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये चक्रवातीय वायु प्रणालियाँ जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांशों में विकसित होती हैं उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव आते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ साथ बनते हैं। आरंभ में वाताग्र अचर होता है। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण व उत्तर दिशा से ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है, कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवाती परिसंचरण करती है। इस चक्रवाती प्रवाह से बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात विकसित होता है, जिसमें एक उष्ण वाताग्र तथा एक शीत वाताग्र होता है। चित्र 10.91 ऐसे ही विकसित चक्रवात को दर्शाता है। इस चक्रवात में कोष्ण वायु क्षेत्र या कोष्ण खंड ठंडे अग्रभाग व पिछले शीत खंड के बीच पाया जाता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरीय मेघ दिखाई देते हैं और वर्षा होती है। पीछे से आता शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्रों को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ये कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता तथा अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। धरातल तथा ऊंचाई पर वायु परिसंचरण की प्रक्रियाओं में निकट का अंतर संबंध होता है। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से कई प्रकार भिन्न हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियाँ होती हैं जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में नहीं होती। ये विस्तृत क्षेत्रफल पर फैले होते हैं तथा इनकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात केवल समुद्रों में उत्पन्न होते हैं और स्थलीय भागों में पहुंचने पर नष्ट हो जाते हैं। बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में पवनों का वेग अपेक्षाकृत तीव्र होता है और ये विनाशकारी होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम दिशा को चलते हैं, जबकि बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात पश्चिम से पूर्व दिशा में चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आक्रामक तूफान हैं।
जिनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों पर होती है। ये तटीय क्षेत्रों की तरफ गतिमान होते हैं। ये चक्रवात आक्रामक पवन के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। ये चक्रवात विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक हैं। हिंद महासागर में ये चक्रवात, अटलांटिक महासागर में हरिकेन के नाम से, पश्चिम प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में टाइफून और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में बिलीज के नाम से जाने जाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न व विकसित होते हैं। इनकी उत्पत्ति व विकास के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। बृहद समुद्री सतह जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, कोरियोलिस बल का होना, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र या निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण का होना, समुद्री तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण, चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी स्तरीय मेघों से प्राप्त होती है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। स्थलों पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये क्षीण होकर समाप्त हो जाते हैं। वही स्थान जहाँ से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुँचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहलाता है। ये चक्रवात जो प्रायः 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं, उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना का ऊर्ध्वाधर क्रमिक विवरण चित्र 10.10 में दर्शाया गया है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों तरफ प्रबल सर्पिल स्पाइरल पवनों का परिसंचरण है, जिसे इसकी आँख आई कहा जाता है। इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास 150 से 250 किलोमीटर तक होता है। इसका केंद्रीय अक्षु क्षेत्र शांत होता है, जहाँ पवनों का उत्तोलन होता है। अक्षु के चारों तरफ अब अक्षु भित्ति होती है, जहाँ वायु का प्रबल व वृत्ताकार रूप में आरोहण होता है। यह आरोहण क्षोभ सीमा की ऊंचाई तक पहुँचता है। इसी क्षेत्र में पवनों का वेग अधिकतम होता है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा तक होता है। इन चक्रवातों से मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात की आँख से रेन बैंड विकृत होते हैं तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियाँ बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो सकती हैं। इनका व्यास बंगाल की खाड़ी, अरब सागर व हिंद महासागर पर 600 से 1200 किलोमीटर के बीच होता है। ये परिसंचरण प्रणाली धीमी गति से 300 से 500 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से आगे बढ़ते हैं। ये चक्रवात तूफान तरंग उत्पन्न करते हैं और तटीय निम्न इलाकों को जल प्लावित कर देते हैं। ये तूफान स्थल पर धीरे धीरे क्षीण होकर खत्म हो जाते हैं। तटीय झंझा व टॉर्नेडो, थंडर स्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडोज अन्य विध्वंसक स्थानीय तूफान तटीय झंझा तथा टॉर्नेडो हैं। ये अल्प समय के लिए रहते हैं, अपेक्षाकृत कम क्षेत्रफल तक सीमित होते हैं, परंतु आक्रामक होते हैं। तटीय झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। तटीय झंझा में एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षी मेघ है, जो गरज व बिजली उत्पन्न करते हैं। जब ये बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं, जहाँ तापमान शून्य से कम रहता है, तो इससे ओले बनते हैं और ओलावृष्टि होती है। आर्द्रता कम होने पर ये तटीय झंझा धूल भरी आंधियाँ लाते हैं। तटीय झंझा की विशेषता उष्ण वायु दाब का प्रबल प्रवाह है, जिसके कारण बादलों का आकार बढ़ता है और ये अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इसके कारण वर्षण होता है। तत्पश्चात नीचे की तरफ वात प्रवाह पृथ्वी पर ठंडी वायु व वर्षा लाती है। भयानक तटीय झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की सूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायु दाब होता है और ये व्यापक रूप से भयंकर विनाशकारी होते हैं। इस परिघटना को टॉर्नेडो कहते हैं। टॉर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्र पर टॉर्नेडो को जल स्तंभ वाटर स्पाउट्स कहते हैं। यह आक्रामक तूफान वायुमंडलीय ऊर्जा वितरण में भिन्नता या स्थिर वायु के उपस्थित होने की अभिव्यक्ति है। इन तूफानों से स्थितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और अशांत वायुमंडलीय दशाएं पुनः स्थिर स्थिति में लौट आती हैं।